पजल्स की 2 पार्ट श्रृंखला में पहला सेशन लेकर के मैं आज आपके सामने आ गया हूं। सेशन के अंत तक ताबड़तोड़ बिना रुके आज हम पजल सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो है सेशन खास तौर पे मैं बीच में कोई टाइम नहीं दे रहा हूं, कोई टाइमर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखने वाले हैं। तो आपके लिए ये खास तौर पर मैं ऐसे करूंगा कि फास्ट पेस्ड एकदम पजल सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आप जो है अगर इसे खुद अपने एंड पे देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बीच में पॉज बटन हिट करके क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला सवाल आपके सामने है। तो 6 लड़कियां हैं। अब पजल जो है आपके लेवल पे जो है अलग अलग टाइप के पजल आएंगे। फ्लोर बेस्ड पजल्स आते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल्स आते हैं, गेम बेस्ड पजल्स आते हैं, ठीक है। सिटिंग बेस्ड पजल्स भी आते हैं, यानी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दिए होते हैं जिनको आपको एक साथ कंसिडर करना होता है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन वाले पजल्स तो हैं ही, यानी इस सिटी में रहता है, ये शेड्यूल बेस्ड पजल है। तो इसी श्रेणी के सवाल ज्यादा आने के चांसेस हैं क्योंकि ये एक साथ 2 टॉपिक को कवर कर रहा है। साथ साथ में जैसा भी हो स्टेप वाइज अगर आप बढ़ोगे तो इसको कंपैरेटिवली जल्दी करने की पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल केसेस इसमें कम आते हैं। तो 6 लड़कियां हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं, सभी जो है वो नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठी हुई हैं। तो आप दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी हैं और सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं। लॉयर, डॉक्टर, शेफ, क्लार्क, टीचर और इंजीनियर, ठीक है। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब सेकंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ये कैसे दिखाया जाता है? दरअसल सेकंड टू द लेफ्ट यानी बीच में एक इंसान बैठा है, थर्ड टू द राइट यानी बीच में 2 इंसान बैठा है। तो जिस भी पोजीशन का सेकंड, लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ अगर कुछ भी दे रखा है तो उसको -1 कर देना, उतने लोग उनके बीच में बैठे होंगे। तो ये आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। लेफ्ट राइट तो ठीक है। तो अगर मैंने बोला डी के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठा है तो सेकंड मतलब बीच में एक बंदा बैठा होगा तो बी ऐसे होगा। अच्छा, डी के ही थर्ड राइट पे सी बैठा है तो बीच में 2 बंदे होंगे और सी यहां होगा। ये आपका टेम्पररी सेटअप आपने लगा दिया है। अब आपने स्कोप सेट कर रखा है, आपको पता है 6 लोग को ही बिठाना है, आपको यहाँ 6 लोग ही दिख रहे हैं ब्लैंक समेत। यानी कि ये तभी मुमकिन होगा जब बी यहां बैठा होगा, डी यहां बैठा होगा और सी जो है वो यहां बैठी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन क्लार्क एंड शेफ। क्लार्क और शेफ के बीच में, क्लार्क और शेफ के बीच में केवल डॉक्टर बैठा है। अच्छा, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है आपस में। इंजीनियर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, तो जो भी लॉयर है उसके सेकंड लेफ्ट पे इंजीनियर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लार्क इज सिटिंग इन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब क्लार्क किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, अभी पता नहीं है कौन है। एफ टीचर है और सी लॉयर है, तो या तो ये क्लार्क है या तो वो क्लार्क है, लेकिन अब ये दिख गया कि सी लॉयर है। अगर सी लॉयर है तो क्लार्क कौन है? बी जो है वो क्लार्क है, ठीक है। क्लार्क और शेफ के बीच में डॉक्टर है, ठीक है, और लॉयर के सेकंड लेफ्ट पे जो है वो इंजीनियर है। तो यही पोजीशन बची टीचर के लिए। अच्छा, हमें पता है टीचर कौन है? एफ है, तो एफ इधर आ गया, ठीक है। और आखिरी सवाल ये, आखिरी पॉइंटर ये बोल रहा है कि ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ ई इधर आ जाएगा। तो इधर कौन बचा? ए। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया पूरा, सिटिंग अरेंजमेंट, और साथ साथ में ये भी पता चल गया कि किसका प्रोफेशन क्या है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो सही है। ध्यान रखना, एसएससी के एग्जाम में अगर ये वाले सवाल या पजल आते भी हैं, वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, पर हर साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएगा आएगा आएगा, एक आ सकता है क्योंकि रैंडमली 1-2 बार कभी कभी आ चुका है। पहले कभी नहीं आता था, अब रिसेंट में देखने को मिला है। लेकिन एसएससी को एक बात पता है कि मुझे अगर पजल डालना पड़ेगा तो मुझे उससे सॉल्वेबल पजल देना पड़ेगा जो कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। मैं उसको ऐसा पजल नहीं दे सकता जिसमें 6 केस बन रहा है, उसमें से धीरे धीरे 5 डिलीट करने, फिर फाइनल केस पे आने के बाद उसमें फर्दर अरेंजमेंट करना है और फिर आंसर देना है। पजल्स वो भी बनते हैं बट उसमें टाइम बहुत लगता है। तो 4-5 मिनट, 3-4 मिनट अगर पजल सॉल्व करने में लग जाएगा तो हर स्टूडेंट स्मार्ट हो जाता है, इतना वो ड्रॉप कर देता है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन डालने का पर्पज ही खत्म हो जाता है, फिर आप भी स्मार्ट हो। तो इसीलिए दे विल गिव यू अ क्वेश्चन विच इज ल्यूक्रेटिव इनफ फॉर यू टू सॉल्व। आपको लगेगा इजी है, सॉल्व हो जाना चाहिए, बट टाइम भी ज्यादा खर्च हो सकता है। तो ये बैलेंस आपका बिगाड़ना चाहते हैं वो, तो वो उसी हिसाब से सवाल देंगे। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं देंगे पर बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं देंगे।
अब ऐसे केस में क्या होता है, यूजुअली आप देखोगे पार्शियली सॉल्वेबल पजल आपको देखने को मिलता है। पार्शियली सॉल्वेबल मतलब कई बार होगा कि आप हमेशा, ये आपको एडवाइस भी किया जाता है, मैं भी बोलता हूं कि पजल पूरा पढ़ने, एंड तक पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि मांग क्या रहा है वो आपसे। क्योंकि कई बार होता है कि 3-4 लाइन पे आंसर निकल आता है, या फिर कई बार ऑप्शन सॉर्टिंग से आंसर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर दिख जाएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट होता रहेगा, लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर है। बट अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इस पजल का स्ट्रक्चरली क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको पूरा पजल सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है ये आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो ट्रू है। ई एक इंजीनियर है, ई इंजीनियर है क्या? नहीं, ई डॉक्टर, गलत है। डॉक्टर जो है वो थर्ड लेफ्ट पे है टीचर के, यानी डॉक्टर और टीचर के बीच में लेफ्ट साइड में 2 लोग हैं, बिल्कुल। और इंजीनियर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ शेफ है, तो शेफ के इमीडिएट राइट पे इंजीनियर है, ये भी ठीक है। तो हमारा ओनली 2 और 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, अगला ये वाला है। आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो P, Q, R, S, T और V नामक 7 विद्यार्थी केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक वृत्त के परितः बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक ने क्रमांक 1 से 7 तक अलग अलग रैंक प्राप्त की है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इनको बिठा देते हैं। वृत्ताकार मेज है, 7 लोग हैं। अब 7 लोग हैं तो इक्वल स्पेसिंग ही कर सकते हो आप, ऑपोजिट तो बिठा नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये मेज के अंदर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 1 से 7 तक अलग अलग रैंक भी प्राप्त किया, मतलब सिटिंग में सर्कल में बैठे हुए 7 लोग हैं और उनकी रैंक भी दे रखी है, 2 वेरिएबल आ गए। यू रैंक 2 वाले विद्यार्थी के बाएं और चौथे स्थान पर है। रैंक 2 वाला जो विद्यार्थी है, अगर उसको मैं यहां फिक्स कर दूं तो यू उसके चौथे स्थान पे बाएं और है। 1 2 3 4, यू इधर आ गया। ठीक है, दोनों दिखाते रहूंगा साथ साथ में, आप देख लो। टी जो है सेकंड राइट ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट रैंक 7, जो जिसका 7वां रैंक आया है, टी उसके दूसरे राइट पोजीशन पे। कहां है अभी नहीं पता है, हम बिठा नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, क्यू सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वी हु गॉट रैंक 2, यानी वी का रैंक 2 है और क्यू उसके इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है, तो क्यू इधर है। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस जो है आर के थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये बिठाना नहीं है आपको, बट आपको अज्यूम करना है कि कहां कहां पॉसिबिलिटी है इन 4 पोजीशंस में से। तो अगर यानी कि आर जो है एस के राइट पे है ना, या आर अगर इधर बैठा है तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है। आर इधर बैठा है 1 2 3 पॉसिबल है। आर इधर बैठा है 1 2 3 पॉसिबल नहीं है। आर इधर बैठा है 1 2 3 पॉसिबल है। यानी यही 3 पोजीशंस हैं जहां पे ये लोग बैठे हो सकते हैं, और कोई मुमकिन पोजीशन नहीं है। ठीक है, यहां तो नहीं बैठे हैं एस और आर में से कोई भी। ठीक, अब नेक्स्ट, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। चलो जी, ये मुसीबत हल कर दी इन्होंने। V के थर्ड लेफ्ट पे P बैठा है, तो अब तो यही ऑप्शन बच गया, और तो कोई बचा ही नहीं है ना। यानी इधर बैठा होता तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये इधर बैठा होगा तभी इधर आएगा। ठीक है, यानी कि R इधर बैठा है आपका, नहीं इधर भी हो सकता है। R इधर बैठा होगा तो 1 2 3 इधर भी जा सकता है। इन 3 पोजीशंस पे R बैठा हुआ है, S और R में से कोई एक। नेक्स्ट, Q गॉट रैंक 6, S गॉट रैंक 3। तो Q का रैंक 6 है, S का रैंक 3 है। अभी देखते हैं कहां बैठे हैं ये लोग। फिर बोल रहा है ओनली 1 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन R एंड U। R और U के बीच में केवल एक स्टूडेंट बैठा है। तो अब U या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी R इधर ही बैठा है, और R के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 S बैठा है, और S की रैंक 3rd है। ठीक है, हो गया अरेंजमेंट यहां तक। अब T तो यहीं बैठा दिख गया हमें। T अगर यहां बैठा पता लग गया है, T के सेकंड लेफ्ट पे जो बंदा है उसकी रैंक 7 आई है, तो ये भी दिख गया हमें। सारा डेटा आपको पता लगता रहेगा, उसके हिसाब से आप आंसर निकालते रहोगे। आगे बोल रहा है रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा हुआ है। रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है। ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है, यानी कि रैंक 2 है, ये रैंक 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब U और T बच गए, रैंक 4 और 5 बच गए। अब बोल रहा है क्वेश्चन लास्ट में, U डज नॉट हैव रैंक 5, U डज नॉट गेट रैंक 5। तो यानी कि U को मिला है 4 और T को मिला है 5। ये आपका पूरा अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट
हो गया, ठीक है। अब सवाल पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट जिसका 7वां रैंक आया है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट रैंक 5। यस, बिल्कुल ठीक है। 5 के सेकंड लेफ्ट पे 7वां है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु गॉट रैंक 2। रैंक 2 के इमीडिएट राइट पे टी बैठा है, नहीं लेफ्ट पे बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या कह रहा है, यू हैज गॉट रैंक 4 एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। यू का रैंक 4 और पी के इमीडिएट लेफ्ट पे, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 जो है वो आपके करेक्ट हैं। 1 और 3 जो है वो आपके करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, KLMNO और P कितने हैं, 3 और 3, 6 नाम के खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी हैं ऑब्वियसली, लंबाई अलग अलग है, यानी कि ये जो है ना ऑर्डर बेस्ड पजल है। ऑर्डर बेस्ड पजल है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लोग को आपको ऑर्डर में लगाना है हाइट वाइज, ठीक है। अब ये जो है विभिन्न खेलों अर्थात शतरंज, पोलो, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में से एक एक खेल खेलते हैं, ठीक है। पोलो का खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी से लंबा है। पोलो का खिलाड़ी जो है हॉकी के खिलाड़ी से लंबा है, तो पोलो वाला जो बंदा है वो हॉकी वाले से लंबा होगा। उसके बाद बोल रहा है एम प्लेज क्रिकेट। एम जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एम जो है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के डज नॉट प्ले फुटबॉल। के जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो के जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है एन इज टॉलर देन ओ। एन इज टॉलर देन ओ, एन जो है वो ओ से लंबा है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी की लंबाई टेनिस के खिलाड़ी से अधिक है। हॉकी के खिलाड़ी की लंबाई टेनिस के खिलाड़ी से अधिक है, तो टेनिस वाला इधर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है फुटबॉल के खिलाड़ी की लंबाई क्रिकेट के खिलाड़ी से कम है। फुटबॉल के खिलाड़ी की लंबाई क्रिकेट के खिलाड़ी से कम है। के की लंबाई केवल 3 अन्य खिलाड़ियों से अधिक है। के की लंबाई केवल 3 लोगों से अधिक है, तो के इधर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पोलो के खिलाड़ी की लंबाई केवल 3 लोगों से कम है। पोलो खिलाड़ी की लंबाई 3 लोगों से कम है, तो ये पोलो वाला है। पोलो के बाद 2 लोग थे हॉकी और टेनिस, वो लोग फिर यही होंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उनके पास, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि के फुटबॉल नहीं है और फुटबॉल और क्रिकेट एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब तो यानी कि ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, क्योंकि हमें पता है कि के फुटबॉल नहीं है। तो बचा कौन सा खेल, एक ही तो खेल बचा, चेस। तो चेस कौन है, के है। अब एम था वो क्रिकेट। इतना डेटा हमें पता लग गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो अब पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब हमने क्या पढ़ा, P इज टॉलर देन के, ये यहां से स्टार्ट करना है आपको। P इज टॉलर देन के, तो K से लंबा P है, एक ही जगह बच रही है। अब N और O एक साथ आएगा, ठीक है। P इज टॉलर देन K आ गया, O इज टॉलर देन टेनिस प्लेयर L। टेनिस प्लेयर L है, O उससे भी लंबा है, तो O इधर ही आएगा और N इधर आएगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी दे रखा है वहाँ पे सिस्टम। तो ये हमारा सेटअप जो है वो लग चुका है। अब सवाल अगर आप देखोगे तो वो पूछ रहा है P की लंबाई M से अधिक है क्या? नहीं है, P की लंबाई M से अधिक नहीं है। M की, ये तो फिर ऑब्वियसली कंटिन्यूड स्टेटमेंट है, बट पहला ही गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है शतरंज के खिलाड़ी की लंबाई फुटबॉल के खिलाड़ी से अधिक लेकिन पोलो के खिलाड़ी से कम है। नहीं है, फुटबॉल से कम है और पोलो से ज्यादा है, तो ये भी आपका जो है वो गलत हो गया है। तो ना तो एक और ना तो दो, कौन से सही है भाई, दोनों ही सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, अब इसको लगा के देखते हैं।
चलो 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और सबका एक एक कोर्स वो लोग कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीआर्क, एमएससी, एमटेक। ठीक है, क्यू जो है आर के 4th लेफ्ट पे बैठा हुआ है। क्यू जो है वो आर के 4th लेफ्ट पे बैठा हुआ है, यानी आर अगर इधर है तो 1 2 3 क्यू इधर बैठा होगा। ठीक है, 3 लोग गिन लिया ना बीच में। उसके बाद बोल रहा है एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। फिर बोल रहा है कि जो बीटेक कर रहा है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ आर है, यानी कि आर का थर्ड लेफ्ट, यानी 2 लोग बीच में सॉरी, ये बंदा जो है वो बीटेक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द पर्सन pursuing Bachelor of Architecture is sitting immediately left of S, who is sitting at the extreme end. S के लेफ्ट पे कोई बैठा है, ऑलरेडी लेफ्ट पे ही बैठे हैं सारे, तो S यही होगा और उसके बगल वाला जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ रहा है। ठीक है, S के 2 यूनिट बाद इधर P है। नेक्स्ट, पर्सन परसुइंग एमएससी एंड बीकॉम आर इमीडिएट नेबर्स। एमएससी और बीकॉम वाले जो है वो आसपास बैठे हैं। पर्सन परसुइंग बीएससी एंड बीआर का इमीडिएट नेबर्स, बीएससी और बीआर वाले एक साथ हैं, पर बीएससी इधर वाला भी हो सकता है और इधर वाला भी, क्लैरिटी से उन्होंने नहीं बताया, तो अभी रुक जाओ। V इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ U, U के चौथे लेफ्ट पे V है। अब देखो यहां से ना आपको एक इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। आप ऐसे सोचोगे भाई Q और R के बीच में भी 3 लोग हैं और V और U के बीच में भी 3 लोग हैं, यानी कि मुझे मिनिमम यहां से तो शुरू करना ही पड़ेगा। यहां पे मेरा एक जना बैठा होगा अगर, तो 1 2 3 एक जना यहां आ जाएगा और दूसरा कोई यहां बैठा होगा तो 1 2 3 वो यहां आ जाएगा, और कोई संभावना ही नहीं है। अब इधर Q R और V और U यही 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, इधर अगर R बैठा है तो 3 यूनिट बाद इधर Q बैठा है, इधर V बैठा है तो इधर U बैठा है तो उधर V बैठा है, या वाइस वर्सा, जो भी कह लो, ये पोजीशन खाली है। और Q R V U P और S को छोड़ करके एक ही बंदा बचता है, वो T है, तो यहां पे पक्का T बैठा हुआ है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इतना आपने डेटा और आगे बढ़ा लिया। अब पढ़ते हैं आगे। S इज नॉट परसुइंग BSc, S BSc नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था ना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और BSc वाला एक साथ बैठा है, तो यानी कि ये बंदा जो है वो BSc कर रहा है। ठीक है, पर्सन परसुइंग BA इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के थर्ड लेफ्ट पे वो बंदा बैठा है 1 2 3 जो BA कर रहा है, तो ये BA कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन परसुइंग MTech इज 4th टू द राइट ऑफ पर्सन परसुइंग MSc। MTech वाला जो है MSc के 4th राइट पे है। यार अगर इधर हुआ तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, इधर हुआ तो 1 2 3 4 पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, MSc कर रहा है। ठीक है, ये T जो है वो MSc कर रहा है, तभी ये वाला जो S है वो MTech कर रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं दी। अब देखो इससे क्या साबित होता है, हमें इतना पता है कि Q के इमीडिएट राइट वाला बंदा बीटेक करने वाला है। अब Q को कहां बिठाओगे आप, या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा। इधर बैठाओगे तो T जो है वो MSc कर रहा है, तो यहां तो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इधर बैठेगा, तो ये वाले भाई साहब जो है वो बीटेक करेंगे। ठीक है, Q इधर बैठेगा तो 3 यूनिट बाद R इधर बैठेगा। अब हमें पता है U इधर बैठेगा तो 3 यूनिट बाद V जो है वो इधर बैठेगा। ठीक है, और एक हाई कोड बन गया। हमें पता है कि MSc के साथ कौन बैठा हुआ था, बीकॉम, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीकॉम। पूरा अरेंजमेंट आपके सामने, राइट। अब आप सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। पर्सन परसुइंग बीकॉम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द पर्सन परसुइंग एमटेक। एमटेक के थर्ड लेफ्ट पे बीकॉम है क्या, नहीं है, हाँ है, सॉरी, एमटेक के थर्ड लेफ्ट पे बीकॉम है, तो बिल्कुल ठीक है, 1 करेक्ट है। ओनली 3 पर्सन बिटवीन Q एंड R, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, Q R के बीच में 3 ही लोग हैं। पर्सन परसुइंग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T। सेकंड टू द राइट ऑफ T नहीं है, थर्ड टू द राइट ऑफ T है। 1 2 3 बीच में 2 लोग हैं ना, सेकंड होता तो बीच में एक ही बंदा होता, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 and 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट। एक वेयर हाउस में 5 बॉक्स रखे गए ए से ई, एक के ऊपर एक, और उसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो 5 बॉक्स रखे हुए हैं, तो हम एक के ऊपर एक बॉक्स रख देते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या क्या कंडीशंस हैं? बॉक्स ए जो है वो डी के ठीक 3 प्लेसेस ऊपर होना चाहिए। 1 2 तीसरे पे ए बिठाओगे भाई, तभी तो 3 प्लेसेस ऊपर है ना। मान लो ये 4th है और ये 1st है, तो 3 प्लेसेस अप हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग बीच में 3 बॉक्स डाल देते हैं। अगर आप बीच में 3 बॉक्स डाल रहे हो तो आप उसको 4 प्लेसेस अप बिठा रहे हो। ठीक है, बस ये रीडिंग में प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं है। बॉक्स सी शुड नॉट बी केप्ट ऑन द टॉप, तो सी जो है वो टॉप पे नहीं आएगा। और ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में एक ही बॉक्स है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, अब एक डेटा में एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने, ई जो है वो बॉटम पे है। अगर ई बॉटम पे है तो हमारे सारी बसट खत्म हो गई। हमें पता है कि बी यहाँ पे है। अच्छा, ए और डी के बीच में 2 बॉक्स है, यानी डी ही इधर है और ए ही इधर है, तो सी इधर हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। सिंपल सा अरेंजमेंट था। ठीक है, तो सी का पोजीशन टॉप से कितना होगा बेटा? तो टॉप से सी का पोजीशन कितना हो जाएगा? 2nd। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 1, राइट। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 इवेंट कंडक्ट होने ए बी सी डी ई, मंडे से सैटरडे तक। अच्छा, दिन हमारे पास 6 है, इवेंट हमारे पास 5 है, इसका मतलब एक दिन का गैप होगा बीच में, और वही दिया हुआ है 1 इवेंट पर डे विद अ डे ऑफ इन बिटवीन। ठीक है, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर में नहीं होगा, तो इसको हम लोग अलग से लिखते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा साफ सुथरा। तो 5 दिन हो जाएंगे हमारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अरेंजमेंट से बेटर ना, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, कई बार आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर हाफ पार्शियल सॉल्विंग से भी हो सकता है। देखो जरा एक बार, सवाल लगाओ, कंडीशनली डिलीट करते चलो ऑप्शंस को। ठीक है, ओके, हो गया। बोल रहा है कि सी जो है इमीडिएटली फॉलोइंग डी होना चाहिए, मतलब पहले डी होगा फिर ही सी होगा। ठीक है, पहले डी होगा फिर सी होगा, चलेगा? पहले डी और फिर सी, डी और सी, डी और सी, और ये एक साथ होंगे तो ठीक है, कोई भी जो है कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है देयर इज अ हॉलिडे बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में छुट्टी का दिन है एक। अच्छा, अब ऑप्शन में जाओ आप, ई और ए इधर है तो इधर बीच में एक छुट्टी है, ए और ई इधर है, छुट्टी है, ए और ई इधर है, छुट्टी है, ए और ई इधर है, छुट्टी। ठीक है, बीच में छुट्टी डाली हुई है। नेक्स्ट, ये भी हमने सेटिस्फाई करा दिया, और ये ऑर्डर में है बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है सी इज टू बी हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग डी। अच्छा, हो गया, हॉलिडे हो गया। देयर इज अ गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। यहां पे आप देखोगे ना, ई और सी के बीच में कोई गैप ही नहीं है, ई और सी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो पाएगा। यहां पे आप देखोगे ई और सी के बीच में बराबर 2 दिन का गैप है, एक में बी है एक में डी है। यहां पे ई और सी के बीच में एक ही दिन का गैप आ रहा है, दिख रहा है? तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे ई और सी के बीच में 2 दिन है इंक्लूडिंग हॉलीडे, तो ये भी ठीक है। अभी भी 2 ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं। ठीक है, इवेंट बी इज नॉट हेल्ड ऑन द लास्ट डे, तो ये देख लो, ना तो ऑप्शन 2 में और ना तो ऑप्शन 4 में, बी लास्ट डे पे कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड हॉलीडे इज नॉट ऑन ट्यूसडे और थर्सडे। देखो भाई, मंडे ट्यूसडे को हॉलीडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन 4 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब ये हर जगह नहीं लग सकता ये लॉजिक, आप यही चीज़ अरेंजमेंट में लगाते, यही 4 चीज़ों का अरेंजमेंट आता, यही बी डी सी ए ही एक हॉलीडे के साथ बीच में दिखता आपको, और आप करेक्ट आंसर देते, केस बना बना के हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा ऑप्शन से ही होगा ये जरूरी नहीं है, बट आप इसको चेक कर लेना, रैंडमली चेक करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी इसको देखने की, आपको कई बार देख के समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि इस लेवल पे, एसएससी लेवल पे ऐसे पजल आने की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो जहां आप ऑप्शन से थोड़ा स्मार्टली आंसर दे पाओगे, रादर देन कि पूरा अरेंजमेंट लगाने के, उसमें आपका टाइम बचेगा। इवेंचुअली दैट इज व्हाट द पर्पस इज, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर 4। नेक्स्ट देखो भाई, 7 इंडिविजुअल बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, 7 इंडिविजुअल बॉक्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं रैंडमली, और हर बॉक्स के ऊपर जो है मतलब कुछ ऐसे रखा हुआ है बॉक्सेस। ठीक है, ये प्लेसमेंट की हुई है।
तो पेंसिल का बॉक्स जो है वो जो है इवन जो है नहीं है, पेंसिल का बॉक्स जो है वो इवन नहीं है, करेक्ट। बॉक्स ऑफ पेंसिल इज नॉट बीइंग नंबर्ड एज एन इवन नंबर। तो पेंसिल वाला बॉक्स जो है वो ऑड पोजीशन पे, या तो 7 नंबर पे, या तो 5 नंबर पे, या तो 3 नंबर पे, या तो 1 नंबर पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। अब वो बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 बॉक्सेस ऊपर और 2 बॉक्सेस नीचे हैं पेंसिल वाले बॉक्स के। कम से कम लिखा है, 100% कितना है वो नहीं लिखा है। यानी पेंसिल का बॉक्स इधर नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर 2 बॉक्स चाहिए मिनिमम, है नहीं। इधर आ सकता है क्योंकि ऊपर 2 बॉक्स है, नीचे 4 है, चल जाएगा। इधर भी आ सकता है, ऊपर 4 है, नीचे 2 है, चलेगा। इधर भी नहीं आ सकता। तो पेंसिल का बॉक्स जो है मेरे पास 2 ही ऑप्शन बच गया, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। P1 और P2, मेरे पास 2 केस आ गए। ठीक है, P1 P2 लिखने की बजाय आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये P और P मेरे पास बच गया। 5 और 3 नंबर पे पेंसिल का बॉक्स पॉसिबल है। आगे पूछ रहा है तो अब आपको ये तो पता चल गया कि 7वीं और पहली तो हो ही नहीं सकती ना पेंसिल की पोजीशन। जो भी है वो ऑप्शन 1 और 2 में से ही एक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पेंसिल और इरेजर के बॉक्स के बीच में भी मिनिमम 2 बॉक्स है और इरेजर जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इरेजर अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, उसके और पेंसिल के बीच में मिनिमम 2 लोग हैं, यानी इधर भी पेंसिल नहीं आ सकता, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो पेंसिल का पोजीशन क्या होगा, सिर्फ यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। बहुत आसान सा सवाल है। पूछ रहा है नीचे से पेंसिल की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3rd पोजीशन। खत्म। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन ए जो है 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये आज का आखिरी सवाल है। छोटा सा प्यारा सा सेशन जो था आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और ऐसा ही एक सेशन लेकर के कल आऊंगा आपके पास। आज मैंने आपके लिए हर हफ्ते में ये ला रहा था ना कि आपको एनालिसिस दे रहा था एक टॉपिक का। तो क्योंकि पजल्स ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एक्चुअल इतना एनालिसिस है नहीं, मतलब आपको हर एग्जाम में एसएससी के देखने को मिला ऐसा नहीं है, बट फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अगर उसको भी लगता है ना कि मैं पजल तो आराम से निकाल लूंगा, प्रॉब्लम आती है टाइम की। आपको बैंकिंग में आदत होती है इन डेप्थ जाने की। अब मैं जैसे पजल पढ़ा रहा हूं, अगर बैंकिंग का स्टूडेंट ऐसे पजल लगाएगा तो बकवास हो जाएगा, कचरा हो जाएगा उसका पेपर। ठीक है, क्योंकि पजल लगाने का बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका होता है, तो आपको डाइल्यूट करके, टोन डाउन करके लगाना सीखना पड़ेगा, तभी आप कम टाइम में उसको स्मार्टली हैंडल कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग इट, इट्स अबाउट सॉल्विंग इट इन स्टिपुलेटेड टाइम। चलिए, 3 और 3 6 लोग हैं, सीएमएस लखनऊ से हैं, एक 6 माले की बिल्डिंग में, 6 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। यहां लगा दूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये स्टूडेंट जो है वो 4th 5th 6th 7th 8th 9th में पढ़ते हैं। तो 4th से लेकर के 9th तक की पढ़ाई में करते हैं। हम लोग रोमन्स में दिखा रहे हैं ताकि क्लास में और इस नंबर में, फ्लोर नंबर में कंफ्यूजन ना हो। The one who is in 6th standard lives on floor immediately above the one who studies in 9th standard. 9th के ऊपर वाला जो है वो 6th में पढ़ता है सीधा। ये अरेंजमेंट आपको लगाना है। C जो है 8th में पढ़ता है, वो टॉप फ्लोर पे रहता है। तो C जो है, जो 8th में पढ़ता है, वो टॉप पे रहता है। ठीक है। One who lives on the 3rd floor studies in 1 grade lower than the one who lives on the 6th floor. 6th फ्लोर पे 8वीं वाला है, तो 3rd ग्रेड पे जो पढ़ रहा है वो 7वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, और B जो है 1st फ्लोर पे रह रहा है, या ग्राउंड फ्लोर कह लो उसे, वो लोएस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो B जो है वो यहाँ है, लोएस्ट स्टैंडर्ड 4th है, तो वो 4th में पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो 6th और 9th इमीडिएटली एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो यानी कि यही 9th होगा और यही 6th होगा, और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। तो हमारे पास ये जो है 5th बच गया और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है D जो है वो 7th ग्रेड में है। D 7th ग्रेड में है, यानी D जो है वो इधर है। और बोल रहा है F, D और A जो है वो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पे है, एक के बाद एक है, जहां F से शुरुआत हो रही है। तो F इधर होगा, D इधर ऑलरेडी है और A इधर आ जाएगा। तो आपको बचा कौन, E जो है वो यहां आ गया। ठीक है, क्योंकि F D कंसेक्यूटिव है। बोल रहा है 5th ग्रेड में, 5th फ्लोर पे कौन रहता है और किस ग्रेड में पढ़ता है। तो 5th फ्लोर में E रहता है, और कुछ तो हमने गड़बड़ करी है। अच्छा, बिलो था ना, हमने अबव ले लिया इधर। ये देखो, ये ऐसी ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना, फिर मजा नहीं आता है। नहीं तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा। ऊपर
ऊपर वाला 9 था और नीचे वाला 6 था, ठीक है। तो 5th फ्लोर पे कौन रह रहा है और किस क्लास में पढ़ रहा है? 5th फ्लोर में ई रह रहा है और 9th क्लास में पढ़ रहा है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। ये ऐसे ही वैरायटी के सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सवाल जो है फ्लोर बेस्ड पजल के, कुछ टीम सिलेक्शन के क्वेश्चन, टीम सिलेक्शन के कल लेके आऊंगा बढ़िया क्वेश्चंस। कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी कल लेके आऊंगा, जहां पे हम पूरा टेबल बना के टिक क्रॉस मार के सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डेटा हमारा निकलेगा, कौन सा आंसर आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव डेटा पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। सिटिंग बेस्ड पजल आज भी हमने देख लिए कुछ। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स के पजल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, जो कि शॉर्ट होंगे, सिंपल होंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे ज्यादा कि आपको बहुत टाइम देना पड़े उसमें। कम टाइम के अंदर ज्यादा पॉजिटिव डेटा के साथ आपको पजल लगाना सीखना है, क्योंकि वैसा ही कुछ एग्जाम में आएगा और उसी के आने की उम्मीद भी है। चलिए, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा मुझे कल के सेशन में लाइव और पजल्स के एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए। अगर ऑलिवुड प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव गाइस। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।